आप सोचिए, एक ऐसा वक्त जब न शहर थे न सड़कें, लोग बस नदियों के किनारे रहते थे। प्रकृति ही मंदिर थी और अग्नि वो जरिया थी देवताओं तक प्रार्थना पहुंचाने का। कोई मूर्ति पूजा नहीं, बस यज्ञ और आस्था। तो इसी माहौल में भारत की पहली ज्ञात सभ्यता ने आकार लिया और वेद रचे गए। यहीं से मतलब वैदिक काल शुरू होता है। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी वैदिक काल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसका समय देखें तो मोटे तौर पर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अच्छा। तो हम स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भाई समाज कैसे बना था, ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, और वो वर्ण व्यवस्था जिसने बाद में इतना प्रभाव डाला वो कैसे शुरू हुई। 1500 से 600 ईसा पूर्व, ये तो काफी लंबा समय है, लगभग 900 साल। इसको समझने के लिए इसे बांटा भी गया है ना? हाँ, इसे मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, ये समझिए करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इस दौरान जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सिर्फ उसी की रचना हुई और तब समाज की बनावट मतलब काफी सरल थी। और दूसरा हिस्सा वो है उत्तर वैदिक काल, ये लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। इसमें फिर बाकी के 3 वेद आए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और साथ में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब लिखे गए। अच्छा। और यहीं से ना सामाजिक और धार्मिक चीजों में थोड़ी जटिलता आनी शुरू हुई। ठीक है, तो समाज की बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस काल को बनाने वाले ये आर्य कौन थे। स्रोत क्या बताते हैं इनके बारे में? स्रोत बताते हैं कि आर्य संभवतः मध्य एशिया से आए थे, शायद कैस्पियन सागर के आसपास के इलाकों से। ओह। हाँ, वो संस्कृत बोलते थे और घोड़ों और रथों का इस्तेमाल करते थे। ये उस जमाने में एक बड़ी बात थी, मतलब सैनिक तौर पर भी और आने जाने के लिए भी। और भारत में वे कहाँ बसे? भारत में वो सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, मतलब आज का जो पंजाब और उसके आसपास का इलाका है वहां। अच्छा। और उनका जीवन कैसा था? हमने इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं के नाम तो सुने हैं। बिल्कुल, उनका जीवन काफी हद तक प्रकृति और देवताओं की पूजा के इर्द गिर्द ही था। इंद्र को वो वर्षा और युद्ध का देवता मानते थे, अग्नि यज्ञ के लिए महत्वपूर्ण थे, वरुण नैतिक व्यवस्था के देवता थे, यज्ञ उनके धार्मिक जीवन का एकदम केंद्र थे, और गाय का भी बड़ा महत्व था, आर्थिक भी और शायद सामाजिक भी। तो ऋग्वैदिक काल का समाज आपने कहा सरल था, थोड़ा और बताएं उसके बारे में। हाँ, देखिए, समाज की जो मूल इकाई थी वो पितृसत्तात्मक परिवार था, लेकिन स्त्रियों की स्थिति काफी सम्मानजनक थी, ऐसा लगता है। अच्छा, कैसे? उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार था, वो यज्ञों में भाग ले सकती थी, और ऋग्वेद के कुछ सूक्तों से तो ऐसा इशारा मिलता है कि उन्हें अपना जीवन साथी चुनने की भी स्वतंत्रता थी, मतलब स्वयंवर जैसी चीजें। वाह। हाँ, कृषि और पशुपालन मुख्य काम थे, और जीवन शैली काफी हद तक मतलब कबीलाई और बराबरी पर आधारित लगती है। तब ये वर्ण व्यवस्था जो बाद में इतनी पेचीदा हो गई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या ये शुरू से ही ऐसी थी? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, वर्ण व्यवस्था की जो पहली झलक है वो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। हाँ, पुरुष सूक्त। उसमें 4 वर्णों का जिक्र है। ब्राह्मण मतलब जो ज्ञान और यज्ञ का काम करते थे, क्षत्रिय जो रक्षा और शासन करते थे, वैश्य जो व्यापार और कृषि से जुड़े थे, और शूद्र जिनका काम सेवा करना बताया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋग्वैदिक काल में ये व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, ये कर्म या व्यवसाय पर आधारित थी। इसमें लचीलापन था। मतलब कोई अपना वर्ण बदल सकता था अपनी योग्यता से? ये तो आज की सोच से काफी अलग है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो ऐसा मुमकिन लगता है, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, मतलब 1000 ईसा पूर्व के बाद, स्थिति एकदम बदल गई। क्या बदलाव आया? सबसे बड़ा बदलाव यही था कि वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित हो गई। आप जिस वर्ण में पैदा हुए आप उसी में रहेंगे, ये कठोर हो गई। ओह, तो इसका समाज पर क्या असर पड़ा होगा? असर तो बहुत गहरा पड़ा। ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर हो गया, क्योंकि यज्ञ और कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए, जटिल हो गए, और उन पर उनका नियंत्रण था। क्षत्रियों ने शासक वर्ग के तौर पर अपनी जगह और मजबूत कर ली। और वैश्य, शूद्र? वैश्यों पर टैक्स वगैरह का बोझ बढ़ा और शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें कई सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से दूर कर दिया गया, जैसे वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, यज्ञ में हिस्सा नहीं ले सकते थे। और महिलाओं की स्थिति, क्या उस पर भी असर पड़ा? हाँ, दुर्भाग्य से हाँ। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्वतंत्रता कम होती गई। उन्हें शिक्षा से, सार्वजनिक जीवन से धीरे धीरे दूर किया जाने लगा। उनका स्थान मुख्य रूप से घर तक ही सीमित हो गया।
सभा समितियों में उनकी भागीदारी लगभग खत्म सी हो गई। ये सुनना थोड़ा दुखद है, पर क्या इसी दौर में कुछ कुछ सकारात्मक दार्शनिक चीजें भी हुईं, जैसे उपनिषद वगैरह? बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। ये एक विरोधाभासी बात है, पर दिलचस्प भी। एक तरफ समाज में कर्मकांड और कठोरता बढ़ रही थी, दूसरी तरफ इसी उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की रचना हुई। अच्छा। हाँ, इनमें आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सब गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक सवालों पर सोचा गया। इसने भारतीय दर्शन की नींव रखी, जो कर्मकांड से ज्यादा ज्ञान पर जोर देता था। और शिक्षा वो कैसे दी जाती थी? गुरुकुल के बारे में सुना है। हाँ, शिक्षा के लिए गुरुकुल प्रणाली थी। छात्र गुरु के आश्रम में ही रहते थे, परिवार के सदस्य की तरह, और वहीं पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? वेद, शास्त्र, गणित, ये सब तो था ही, साथ में नैतिक आचरण और अनुशासन पर बहुत जोर दिया जाता था। और ये शिक्षा जीवन के 4 आश्रमों में से जो पहला आश्रम है, ब्रह्मचार्य, उसका मुख्य हिस्सा थी। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो वैदिक काल एक तरह से भारतीय सभ्यता की नींव है। ऋग्वैदिक काल में ज्ञान, समानता, प्रकृति से जुड़ाव दिखता है। हाँ, वहीं उत्तर वैदिक काल में समाज ज्यादा जटिल हो गया, कर्मकांड बढ़ गए, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, लेकिन साथ ही गहरे दार्शनिक विचार भी सामने आए। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा बदलाव का दौर था जिसने भारत के आने वाले समय के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को बुना। इसने नियम बनाए, परंपराएं शुरू की और ऐसे विचार दिए जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं। वाकई ये सोचना भी कितना अजीब है कि हजारों साल पहले बनी ये वर्ण व्यवस्था की छाया या कर्म और आत्मा जैसे सिद्धांत आज भी भारतीय सोच को कैसे प्रभावित करते हैं। ये सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि हम आज जहां हैं वहां कैसे पहुंचे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ऑल एसएससी गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो कभी भी आपसे मिस ना हो। और याद रखिए, अगला फैक्ट और भी ज्यादा धमाकेदार होगा।